मैं रविकांत सर आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हमारे यूपी टेट, सी टेट एवं सुपर टेट की तैयारी कर रहे छात्र एवं छात्राओं को भावी शिक्षक होने के नाते हम आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि हमारे शिक्षक गुरु के समान है, जिससे शिक्षा को बेहतर एक आयाम दे सकें। उम्मीद करते हैं कि आप भावी शिक्षक हैं, शिक्षक होने के बाद एक नई शिक्षा को बेहतर आयाम देने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर पुनः हम आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम मनोविज्ञान के अंतर्गत बाल मनोविज्ञान के पार्ट में आपको अधिगम चैप्टर का एक कुछ रूपरेखा तैयार करके आपको बताएंगे कि किसी बालक को किस प्रकार से सिखाया जा सकता है या वह बालक कैसे सीख सकता है। जब कोई शिक्षक किसी बालक को सिखाने का प्रयास करता है तो न कि सिर्फ बालक का बल्कि शिक्षक का भी विकास होता है। शास्त्रों में भी, संस्कृत के किताबों में भी लिखा गया है कि विद्या या शिक्षा देने से घटती नहीं है, शिक्षा देने से आपके बच्चों के साथ साथ आपका भी विकास होता है। तो आज हम पढ़ते हैं अधिगम। अधिगम का शाब्दिक अर्थ होता क्या है? अधिगम का अंग्रेजी जो होता है उसे हम बोलते हैं लर्निंग। अधिगम का अंग्रेजी होता है लर्निंग, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सीखना या सिखाना। देखेंगे ध्यान से, देखिए दोनों बात यहाँ पे हम कह रहे हैं। एक क्या सीखना, दूसरा क्या है सिखाना। अर्थात जब एक शिक्षक अपने छात्रों को कोई बात बताता है और छात्र उस बात को समझ जाते हैं, इसे हम बोलते हैं सीखना। और जब छात्र कोई बात शिक्षक से पूछता है और उस दौरान अपनी बातों को समझाने का प्रयास कर लेता है, इसका मतलब उसे क्या बोलते हैं? सिखाना। मतलब अधिगम दोनों पक्ष में होता है। दोनों पक्ष के लिए, जैसे शिक्षण जो होता है वो द्विपक्षीय होता है। शिक्षक शिक्षार्थी के बीच की जो कड़ी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? शिक्षण कहते हैं। और शिक्षण में क्या होता है? बालक को क्या कराया जाता है? अधिगम कराया जाता है। अधिगम में सीखना और सिखाना होता है। इसी से एक, अब अधिगम होता कैसा है ये समझेंगे। अधिगम का अर्थ समझेंगे कि अर्थ क्या होता है। अर्थ ये कहलाता है कि व्यवहार में होने वाले अस्थाई परिवर्तन। ध्यान से देखेंगे, अस्थाई परिवर्तन, यह आपका मुख्य बिंदु है अधिगम का। जब किसी कोई शिक्षक अपनी बात को समझाता है और बालक सीख लिया, और सीखने के बाद वह कैसा सीखना होना चाहिए? अस्थाई। अगर अस्थाई होगा तभी वह सीखना सही माना जाएगा, नहीं तो अस्थाई होगा। अस्थाई का अर्थ क्या हो गया? अभी हम आपको कोई बात बताए और अगले ही क्षण आपने क्या किया? भूल गए। अगर भूल जाते हैं तो वह सीखना नहीं कहलाता है। बात समझ में आ रही है? जैसे किसी बालक को, किसी व्यक्ति को आप सिखा रहे हैं कि जीवों पर दया करनी चाहिए, तो आप जब तक हैं तब तक वो जीवों पर दया कर रहा है, लेकिन अगले ही क्षण फिर उसको काट के खा ले रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वह आपका सीखना हुआ। सीखना तब माना जाएगा जब आप उसके सामने या अपने दैनिक जीवन में भी उसका प्रयोग करते हैं, उसी को हम बोलते हैं सीखना। अर्थात व्यवहार में होने वाले अस्थाई परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं? अधिगम कहते हैं। फिर से समझेंगे एक बार, व्यवहार में होने वाले अस्थाई परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं? अधिगम कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जब परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन आता कहाँ से है? जब हम किसी बात को सीखने के लिए तत्पर होते हैं तो हमें आवश्यकता पड़ती है शिक्षा की। जब कोई व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है तो वह व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे नया विकास होता है। देखते होंगे, दो व्यक्ति आप लीजिए, एक व्यक्ति से एकदम शिक्षित है और एक व्यक्ति शिक्षित नहीं है। उसी को हम, जो शिक्षित होता है उसे हम बोलते हैं साक्षर, जो शिक्षित नहीं होता उसे बोलते हैं निरक्षर। दोनों लोग अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं या उससे पूछ रहे हैं, कोई सवाल कर रहे हैं। जो शिक्षित होगा वह अपनी बात को रखने के लिए सुदृढ़ व्यवहार करेगा, अशिक्षित होगा तो बिना तार्किक के आधार पर बोल देगा। तो आप यही तर्क देंगे
कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति और गलत प्रत्युत्तर देता है तो कहते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति निरक्षर होता है उसे कहते हैं छोड़िए, जाने दीजिए, वो पढ़ा लिखा नहीं है। इसका मतलब निरक्षर जो होता है उसके अंदर अस्थाई ज्ञान नहीं होता है, लेकिन जो साक्षर होता है उसके अंदर कैसा ज्ञान होता है? अस्थाई। बात समझ आ गई ना? इससे आपको एक सामान्य अर्थ क्या समझ में आता है कि अधिगम जो होता है अर्थात सीखना या सिखाना जो होता है वह व्यक्ति या बालक के व्यवहार में होने वाले अस्थाई परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं? अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। आप समझेंगे अधिगम की विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इतनी बात अगर समझ, देखिए क्लास में जितनी भी आप पढ़ाई कर रहे हैं अगर समझ में आए आपको तो ज़रूर अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में लिखें कि यह पॉइंट हमें समझ में आया या यह पॉइंट समझ में नहीं आया, तो अगली वीडियो में उसको आपको डिस्क्राइब करके समझा दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे कहा जाए कि अधिगम कैसा होता है, अधिगम का रूप क्या होता है, तो हम थोड़ा समझेंगे कि स्वरूप के बारे में समझेंगे कि अधिगम का स्वरूप क्या होता है। ठीक है ना? स्वरूप क्या होता है? देखिए स्वरूप में सबसे पहला क्या होता है? सार्वभौमीकरण। सबसे पहला क्या होता है? सार्वभौमीकरण। ध्यान समझेंगे, सार्वभौमीकरण। सार्वभौमीकरण का कहते किसे हैं? सार्व का मतलब होता है सबके लिए, भौमीकरण का मतलब होता है विस्तृत। जब कोई ज्ञान सभी के लिए सामान्य तरीके से दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? सार्वभौमीकरण कहते हैं। जैसे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप अपने यहाँ हमारे करियर कोचिंग पॉइंट घोसी में तैयारी करिए, मऊ तैयारी करिए, उत्तर प्रदेश के किसी संस्था में, इलाहाबाद ही क्यों ना तैयारी करें, लेकिन वहाँ पर भी आपको क्या पढ़ाया जाएगा? अधिगम। अधिगम का अर्थ क्या बताया जाएगा? लर्निंग। लर्निंग का अर्थ क्या बताया जाएगा? सीखना या सिखाना। ऐसा नहीं है कि आप हमारे यहाँ का अगर एक नॉर्मल प्रॉपर छोटी सिटी में कर रहे हैं तो अधिगम का अर्थ कुछ और आप बड़ी सिटी में कर अधिगम का कुछ अर्थ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए कि जब पेपर बनाया जाएगा तो यूपी टेट का पेपर सामान्य होता है, यूपी का हर बच्चा वही सवाल का आंसर देगा जो एक आप देंगे। इससे साबित होता है कि अधिगम जो होता है वह एक सार्वभौमिक होता है। अगर हम आपको यह बात पढ़ाते हैं तो यह बात इस उत्तर प्रदेश के सारे बच्चों लोग यही पढ़ेंगे क्या कि अधिगम कैसा होता है, उसका स्वरूप सार्वभौमीकरण होता है। बात समझ में आ रही है? सार्वभौमीकरण को अगर एग्जाम में नहीं देता है उसका एक शाब्दिक और दूसरा अर्थ क्या लिख के देता है? कैसा होता है? वह सर्वव्यापक होता है। सर्व माने होता है सभी के लिए, अब व्यापक माने होता है विस्तार पूर्ण। अपनी बात को सर्व माने सभी को समझा ले जाएं और वह बात, वह उदाहरण या वह कथन प्रत्येक बच्चे के लिए साबित सही होता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वव्यापक होता है। बात समझ में आ गई ना? चलिए, यह था अगला पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट समझेंगे कि अधिगम का स्वरूप कैसा होता है। दूसरा पॉइंट में बात करेंगे कि अधिगम जो होता है वह विवेकपूर्ण होता है। अधिगम कैसा होता है? विवेकपूर्ण होता है। अब देखेंगे विवेकपूर्ण। विवेक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विवेक का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। पूर्ण मन होता है पूरा ज्ञान। पूरा ज्ञान किसी व्यक्ति को होना ही क्या कहलाता? अधिगम। कैसे? अभी आपने बताया, हमने कहा कि अधिगम कैसा परिवर्तन लाता है? अस्थाई परिवर्तन। जब अस्थाई परिवर्तन लाएगा इसका मतलब बच्चे को कैसा ज्ञान होना चाहिए? पूरा ज्ञान होना चाहिए। पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक वह अधिगम नहीं कहलाएगा। किसी ने कहा है कि आधा अधूरा ज्ञान जहर के समान होता है, जानिए तो पूरा, नहीं तो मत जानिए। ठीक है ना? तीसरा आपका समझेंगे क्या होता है? सब देखिए स्वरूप में समझ रहे हैं आप, सार्वभौमीकरण या सर्वव्यापक। अगला आपने क्या पढ़ा? विवेकपूर्ण। अगली हम बात करते हैं क्या होता है। देखिए अगला बात करेंगे यहाँ पर सामंजस्य स्थापित करना। क्या है? सामंजस्य स्थापित करना। देखेंगे इसका अर्थ क्या होता है। जब कोई व्यक्ति अधिगम किया रहेगा, सीखा या सिखाया रहेगा, तो वह प्रत्येक परिस्थिति में क्या हो जाता है? सामंजस्य स्थापित करता है। वर्तमान में कौन सी ऋतु चल रही है? ग्रीष्म ऋतु, सबको पता है। ग्रीष्म ऋतु में आप कितना भी वातावरण को सहज बना लें फिर भी आपको गर्मी होगी। पसीना हो रहा है, पसीना हो रहा है। अगर आप मान लीजिए रुमाल से पसीना को पोंछ लेते हैं, फिर आप सीख रहे हैं,
इसका मतलब कि आप सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं, लेकिन आप अगले ही क्षण कहते हैं इतनी गर्मी हो रही मैं नहीं पढ़ूंगा, आप छोड़ के काफी चले गए। इसका मतलब कि आपका अधिगम अस्थायी नहीं है। इसलिए कि अधिगम अस्थायी जो होगा वह किसी व्यक्ति या बालक के अंदर क्या स्थापित करेगा, सामंजस्य स्थापित करेगा। इसका एक शाब्दिक अर्थ क्या होगा, प्रत्येक परिस्थिति में अपने को ढालकर अपने को एक तरीके से समझाना या बताना या सीखना ही क्या कहलाता है, सामंजस्य स्थापित करना कहलाता है। मतलब अधिगम का स्वरूप कैसा होना चाहिए, सामंजस्य स्थापित करने वाला होना चाहिए। ठीक है ना। अगली बात समझेंगे, 5 पॉइंट समझेंगे हम, 3 पॉइंट हो गया आपका। अगला पॉइंट हम बात करते हैं चौथा। ठीक है, अगर आपको हमारा लेक्चर, हमारा वीडियो या पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो आपके वीडियो के ठीक नीचे एक आपको लाइक बटन आता है, ऐसे बटन होगा, आपको उसको एक दबा दें। उसके बगल में आपको देखेंगे तो लिखा होगा सब्सक्राइब, रेड अगर होगा आप में, उसको क्लिक करें। उसके बगल में बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको अगली वीडियो पहले मिल सके और आप उससे पढ़कर अपनी जानकारी में बढ़ोतरी कर सकते हैं। चलते हैं आगे, चौथा पॉइंट की बात करेंगे। चौथा पॉइंट अधिगम को कैसे परिभाषित, उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए। चौथा पॉइंट में हम बात करेंगे द्विपक्षीय एवं सक्रिय प्रक्रिया, समझेंगे इसका स्वरूप कैसा होता है। अधिगम वही बताया ना कि अधिगम कभी अकेले नहीं होता है। आप चुपचाप अकेले बैठे और करें मेरा अधिगम हो रहा है, असंभव। जब हम आपको बता रहे हैं, आप बात को समझ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सर समझ में आ गया, इसका मतलब कि आप कैसी प्रक्रिया कहलाएगी, अभी बता। द्विपक्षी में 2 पक्ष होता है। 2 पक्ष में शैक्षिक दृष्टिकोण की बात करेंगे तो एक पक्ष में भूमिका क्या कौन निभाता है, शिक्षक। कौन निभाता है, शिक्षक। दूसरे पक्ष में भूमिका कौन निभाता है, शिक्षार्थी। मतलब समझ में आ गया आपको कि जब किसी शैक्षिक क्रिया के अंतर्गत सीखने का, अधिगम का व्यवहार किया जाता है तो वह किसके बीच में होता है, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में। मतलब शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में जो प्रक्रिया करके बच्चा सीखता है उसे हम कौन सा प्रक्रिया बोलते हैं, द्विपक्षी। अब सोचिए, हम बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं, जैसे हमने बोला अभी, बोलिए क्या, अधिगम। आप बोल रहे हैं अधिगम, इसका मतलब क्या हो गया, आप क्या हैं, सीखने के लिए क्या एक्टिव हैं। सक्रिय की अंग्रेजी क्या होती है, एक्टिव होता है। क्लास में अगर एकदम चुपचाप बैठे शांत तरीके से, एकदम चुप, आपको कुछ समय के बाद ऐसा लगेगा कि नींद आ रही है, सीखने में नीरसता होगी। लेकिन अगर तुरंत वहीं पे क्लास में आप एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, सर क्या बोला, कौन सी बात बोले हैं, उस पर आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, अपनी एक्टिविटी देते हैं, इसका मतलब कि आप सीखने के लिए क्या है, तत्पर। और जब सीखने के लिए बच्चा तत्पर होगा, इसका मतलब अधिगम कैसा हो जाएगा, अस्थाई। कैसा हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा। वेरी गुड। द्विपक्षीय एवं सक्रिय प्रक्रिया के अंतर्गत अधिगम का स्वरूप होना चाहिए। अगला और अंतिम पॉइंट समझेंगे, 5वां, कि अधिगम का स्वरूप कैसा होना चाहिए। अधिगम का स्वरूप अंत होना चाहिए मूल्यांकन परक। मूल्यांकन परक, इसका अर्थ क्या होता है, सारी बात बच्चे को बताने या समझाने के बाद अब आपका दायित्व बनता है, शिक्षक की भूमिका बनती है कि बच्चों से क्या पूछे, प्रश्न। और प्रश्न ऐसा पूछे जो उन्होंने पढ़ाया हुआ है, और पढ़ाए हुए प्रश्न या जानते हुए प्रश्न को बताने को हम कहते हैं पूर्व ज्ञान। मतलब जो बच्चा सीखा हुआ है उससे संबंधित सवाल पूछें और उसी से संबंधित बच्चा क्या दे देगा, जब प्रश्न पूछेंगे तो क्या मिलता है, उत्तर मिलता है। अब प्रश्न पूछने पे जो उत्तर मिलेगा उसका मतलब कि आप उस बच्चे का क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं। मतलब उसका स्वरूप अधिगम कैसा होना चाहिए, मूल्यांकन। जब अपनी बात आप कहें तो बच्चा आपसे क्या करे, उत्तर कहे। अगर उत्तर देने में असमर्थ होता है तो किसी प्रकार का यह नहीं कहेंगे चुप रहो गधा बेवकूफ़, ऐसा बोलकर बच्चे को नहीं बैठाएंगे। इसलिए कि बच्चे से कहेंगे कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए, फिर उस बात को अपनी एक सरल एवं सहज भाषा में क्या करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। और ऐसे बताएंगे, इसका मतलब कि बच्चा समझ जाएगा और उसका मूल्यांकन बेहतर होगा। मतलब हमने कुल कितने पॉइंट पढ़े, 5 में सबसे पहला आपने क्या पढ़ा था, सबसे पहला पढ़ा था सार्वभौमिकरण, उसी को हम क्या बोलते हैं, सार्वव्यापक। दूसरा आपने क्या पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ा था कि यह कैसा होता है, विवेकपूर्ण होता है। तीसरा हमने क्या पढ़ा था, यही कि तीसरा में कि इससे जो होता है बच्चे के
सामंजस्य स्थापित करता है। चौथा हमने पढ़ा द्विपक्षीय या सक्रिय प्रक्रिया होती है, और पांचवा हमने पढ़ा मूल्यांकन परक होता है। मतलब अधिगम का स्वरूप इन 5 पॉइंट से होना चाहिए। यह आपका एक था अधिगम की क्या रूपरेखा। अगर ये बात हमारी समझ में आती है, आपको लगता है कि अधिगम को समझाने में हम समर्थ हुए हैं, तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में बोलें। आप कहेंगे तो अगली वीडियो में बेहतर तरीके से आपको अधिगम के सिद्धांत बताए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।